हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है बसंत कुमार द्विवेदी। मैं सभी दोस्तों का अपने बीके सोशल ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए कानूनों के ऊपर। जी हाँ, जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में करीब 160 साल पुराने जो कानून थे उनको समाप्त करके नए कानून लागू कर दिए गए हैं। जो 3 नए कानून हैं उनके नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों, इन तीनों कानूनों की जो प्रमुख बिंदु हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसकी आलोचना क्यों हो रही है, किस तथ्य के आधार पे इन तीनों कानूनों की आलोचना भी हो रही है, लोग इनको कहते हैं कि ये खराब कानून है, उस विषय के ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको आगे की जानकारी फटाफट देते हैं दोस्तों। लेकिन हो सकता है ये वीडियो 5-10 मिनट का हो जाए कुछ डिटेल से जानकारी देने में, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको जो है सटीक जानकारी मिल सके। और जो अपना अनुभव का है, आपका वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा तो उसका कमेंट में रिप्लाई अवश्य करिएगा दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी जानकारी मेरे इस चैनल में दी जाए पूरी तरह से सत्य हो, विश्वसनीय हो। दोस्तों आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय न्याय संहिता BNS को। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं 163 साल पुराने ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता को समाप्त किया गया। जैसा आपको पता होगा, पहले हम इसको IPC के नाम से जानते थे दोस्तों। IPC में 511 धाराएं थीं, जबकि BNS में 358 धाराएं बची हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों का आप याद रखिए मित्रों। चाहे आप वकालत पेशे में हों या वकालत पेशे की शुरुआत कर रहे हों या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों दोस्तों, तो उसमें सभी जगह ये पूछा जा सकता है दोस्तों। BNS में कुछ नए अपराध शामिल किए गए हैं दोस्तों, जो इस प्रकार हैं दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता BNS कपटपूर्ण साधनों में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छुपाकर शादी करना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है नए नए अपराध हैं जिनको BNS कानून के तहत शामिल किया गया है। अब आप पदोन्नति का झूठा वादा देकर किसी का शोषण नहीं कर सकते दोस्तों। प्रलोभन देना या पहचान छुपाकर अगर आप किसी से शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा और आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जा सकता है दोस्तों। विवाह के झूठे वादे या कपटपूर्ण तरीकों से बनाए गए यौन संबंधों को दंडित करना। दोस्तों, अगर ऐसी कोई गतिविधियां आप करते हैं और उसमें आरोपित पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे मॉब लिंचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था पुराने कानूनों के तहत, जैसा IPC के समय में होता था दोस्तों, क्योंकि तब जो है मॉब लिंचिंग की ऐसी कोई घटनाएं नहीं थी जिसके कारण इसको उसमें शामिल नहीं किया गया था। 160 साल पुराने कानून थे दोस्तों। समय बदलता गया और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इस कानून में मॉब लिंचिंग को भी शामिल कर लिया गया है। जैसा दोस्तों आप सभी लोग देखते होंगे कि आजकल प्रायः किसी छोटी छोटी घटनाओं में कोई भीड़ जो है किसी एक व्यक्ति को मार मार के एक थप्पड़ लात घूंचों से मार मार के उसको ख़त्म कर देती है ऑन स्पॉट, ऑन रोड पे। यानी कानून को पब्लिक जो भीड़ होती है वो अपने हाथ में लेती है। तो इस मॉब लिंचिंग के विरुद्ध भी सख्त प्रावधान इस BNS कानून के तहत दोस्तों किए गए हैं। अगर आप संगठित अपराध करते हैं या आतंक जैसे अपराध करते हैं तो सामान्य कानून में दोस्तों शामिल किया गया है। आगे आप देख सकते हैं चोरी और स्नैचिंग में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है मित्रों। और धारा 111(1) के अनुसार संगठित अपराध को लेकर सज़ा का प्रावधान किया गया दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे अपहरण, डकैती, चोरी, जबरन वसूली, अनुबंध अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध पर सख्त प्रावधान दोस्तों। अपहरण जैसे केसों में डकैती, चोरी, जबरन वसूली आप करते हैं या अनुबंधित हत्या करते हैं। अनुबंधित हत्या का तात्पर्य दोस्तों जैसे कि किसी की सुपारी लेके जो है हत्या करते हैं, किसी से कुछ अमाउंट आप ग्रहण करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो ये अनुबंध की हत्या कहलाती है। इसमें सख्त प्रावधान इस BNS कानून के तहत दोस्तों किए गए हैं। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है यानी BNS, उसमें क्या प्रावधान है, क्या नए चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता BNS आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान लेगा। दोस्तों पुराना हमारा CRPC पहले हुआ करता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 से BNS जो है लागू हो गया है। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। CRPC में पहले 484 जो है धाराएं हुआ करती थी, उसकी तुलना में BNSS में 531 धाराएं हो चुकी हैं। दोस्तों इसका आप सभी लोग अच्छे से याद रखें। नए प्रावधानों की हम बात करें तो पुलिस हिरासत की अवधि इसमें 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिनों तक किया गया। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे पुलिस को कुछ आवश्यकता से अधिक जो है शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं। जो इस अवधि को लेकर विवाद इस समय चल रहा है कि नहीं, इससे शोषण और बढ़ जाएगा और पुलिस की जो है बहुत ही ज़्यादा पावर देने की वजह से लोगों का आम जनजीवन जो है काफ़ी कष्टमयी हो जाएगा। इस पॉइंट को लेकर भी काफ़ी बहस इन दिनों चल रही है। दोस्तों अगला पॉइंट, यदि किसी आरोपी के नाम पर एक से अधिक अपराध है तो नए कानून में वैधानिक जमानत को हटा दिया गया। बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। अगले पॉइंट हैं दोस्तों, आपराधिक व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी नए कानूनों में मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है अपराध करके कहीं अपने घर से बाहर चला जाता, अपने राज्य से बाहर चला जाता है या अपने देश को छोड़कर ही भाग जाता है, तो भी उस कंडीशन में भी उसके देश में जो भी संबंधित उसका जो है न्याय प्रणाली के अंतर्गत उसका क्षेत्र आता है, तो वहाँ पे संबंधित न्यायालयों में, अदालत में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है उसकी अनुपस्थिति में भी। दोस्तों ये नई चीज़ें BNSS में जोड़ी गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़ा गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाने का प्रावधान। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अगर आप किसी भी केस को आप सुनना स्टार्ट करती हैं तो पहली सुनवाई जिस दिन से हो जाती है उसके 60 दिनों के अंदर आपको आरोप तय करने ही पड़ेगा। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है, इस संविधान में बहुत अच्छी बात जोड़ी गई है इस नए कानून के तहत। इससे जो तारीख पे तारीख का जो कल्चर हुआ करता था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने में जो है मदद मिलेगी। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 45 दिनों के अंदर आना चाहिए, ये भी प्रावधान जोड़ दिया गया है। ये नहीं कि अब फैसला जो है आने में 7 महीने 10 साल 20 साल लग जाएँ। अगर उसकी बहस हो चुकी है, तारीखें पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो फैसला आपको तत्काल ही देना पड़ेगा। 45 डेज के ऊपर इसको मामले को लटकाया नहीं जा सकता। दोस्तों बलात्कार पीड़िता की जो मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा 7 दिनों के अंदर जांच अधिकारी को देनी पड़ेगी। दोस्तों प्रायः देखा जाता है जो बलात्कार जैसे संगीन अपराध होते हैं समाज में, उनमें कहीं ना कहीं पैसों का, धन बल का गलत दुरुपयोग किया जाता है और पीड़िता को न्याय मिलने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए BNSS के तहत जो है ये नियम बना दिया गया, प्रावधान बना दिया गया कि जो पीड़िता की, बलात्कार पीड़िता की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो उसका जो डॉक्टर है, चिकित्सा अधिकारी है, वो लंबे समय तक अटका नहीं सकता। उसको 7 दिनों के अंदर हर हाल में जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं मित्रों, 0 FIR दर्ज करने की अनुमति नया कानून देता है। दोस्तों 0 FIR का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया आप कहीं बाहर रहते हैं, मान लिया उदाहरण के लिए आप दिल्ली में रहते हैं, वहाँ आपके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है, यानी वहाँ पे आप परदेसी हैं, तो वहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप नहीं करते हैं, किसी तरीके से जान बचा के आप अपने राज्य जो है वापस आ जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों और वहाँ आने के बाद अपने क्षेत्र के जो इलाका थाना है, आपके गांव घर के आसपास जो थाना है, वहाँ आप इस FIR को दर्ज करवा सकते हैं और जो भी डिटेल, जो भी घटना दिल्ली में आपके साथ घटित हुई है उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया जा सकता है और पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों और थाने से थाने में जो है आपकी जो भी डिटेल होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दोस्तों तो बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, क्योंकि कोई भी हो जब परदेसी होता है तो वो दिल्ली या बम्बई में कहीं बाहर विदेश में रहता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे वो अकेला होता है और जो लोकल के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं। तो ये FIR दर्ज करने की जो अनुमति है जो बाहर भी दर्ज हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ इस कानून के तहत हुई है जो नए कानून 1 जुलाई से लागू है। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट, नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जारी करने का अधिकार देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है इस नए कानून के तहत, जो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो समन होते हैं वो कम समय में और अतिशीघ्र पहुँच जाते हैं। दोस्तों तो इसका भी जो है
बहुत अच्छा प्रावधान इस कानून के तहत किया गया। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA की विशेषता क्या है। हम बात करते हैं साक्ष्य अधिनियम की विशेषता। तो नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक के जो कानून हमारे चल रहे थे, जो पिछले कानून थे, जो पिछला हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के तौर पर अदालत में आप पेश नहीं कर सकते थे दोस्तों। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को, चैटिंग को, जो भी आपके पास दस्तावेज है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली रूप से, उसको आप साक्ष्य के तौर पे पेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे देखना होगा, ईमेल, कंप्यूटर, लैपटॉप या माइक्रोफोन पर संग्रहित फाइलें, वेबसाइट सामग्री, डिजिटल संदेश आदि सबूत के रूप में अनुमति मिल गई है दोस्तों इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, इनको अपने माइंड पे आप सभी लोग अवश्य रखिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखें तभी आपको अच्छे से जानकारी हो सकेगी। आगे हम देखेंगे इसका आलोचना करने का आधार क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट है मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेने की अनुमति। दोस्तों कई दफ़ा देखा जाता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है या पीड़िता होती है, वो कहीं ना कहीं डरवश या किसी भी कारण से अदालत नहीं जाना चाहती वो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो है वो अदालत जाने में असमर्थ है, तो उसका उसी वक्त जो है वीडियो या ऑडियो के माध्यम से उसकी रिकॉर्डिंग करके उसके बयान पुलिस अधिकारी ले सकते हैं और उसको बतौर सबूत जो है अदालत में पेश किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें दोस्तों हो गई हैं इस नए कानून के अंतर्गत। अगला पॉइंट है पीड़ित महिला की अधिक सुरक्षा के लिए उसके बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज करने की व्यवस्था, यानी जो भी पीड़ित महिला होगी उसके बयान जो भी होंगे महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इस नए कानून की आलोचना क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये कानून तो बहुत सोच समझ के बनाया गया, समय की मांग ज़रूरत के अनुसार बनाया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो मिस्टेक या ज़रा से कोई मिसयूज, कानून का मिसयूज होने की संभावना, उस पर आलोचना काफ़ी हो रही है। जैसे विस्तारित पुलिस हिरासत, यानी जो हिरासत 15 दिनों से 90 दिनों तक की गई है, उसमें पुलिस अधिकारी का काफ़ी जो है जोर ज़बरदस्ती या दबाव या उसमें 90 दिनों का टाइम देने की वजह से काफ़ी साठगांठ होने की भी संभावना बनी रहती है दोस्तों। तो यहाँ से कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जो है हो रही है, इसीलिए इस कानून की आलोचना भी हो रही है। कुछ अपराध की परिभाषा स्पष्ट नहीं, जैसे संगठित अपराध हो गया, आतंकवाद, देश की संप्रभुता में खतरे डालने वाले कार्य हो गए, यानी संगठित अपराध की डिफिनेशन स्पष्ट नहीं है दोस्तों कि संगठित अपराध में कौन कौन से अपराध आएंगे। आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा ना होने की वजह से अब यहाँ पे समस्या हो जाए कि आतंकवाद कौन है, या देश की संप्रभुता खतरे में डालने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डिफाइन किया जाना चाहिए था। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इसमें एक विधेयक ला के सदन में पास करवा के कहीं ना कहीं संशोधन करे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए मैं दोस्तों बनाता हूँ। आपका जो लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है, वो कहीं ना कहीं मुझको मोटिवेट करता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए दोस्तों। किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं मित्रों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।